नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा दर्पण न्यूज़ और हम आज मौजूद है फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में, जहां पर इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला से आप ये फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें अभय सिंह चौटाला जी फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं एक बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए। जैसे ही अभय सिंह चौटाला जी फतेहाबाद जाट धर्मशाला में पहुंचे, पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके और उसके बाद इनेलो की पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चंद ही मिनटों में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। देखिए अभय चौटाला पहुंच चुके हैं जाट धर्मशाला फतेहाबाद। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोरदार स्वागत किया है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और अभी थोड़ी देर में जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जाट धर्मशाला के अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या है, जिसको आज इनेलो के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी संबोधित करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ। बड़ी सभा को संबोधित करेंगे लोग। मैं निवेदन करूंगा मैडम सुनैना चौटाला जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का फतेहाबाद हल्का में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ पार्टी को एक नई ऊर्जा दे रहे और दिन रात अभय सिंह जी चौटाला के साथ संघर्ष कर रहे बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का भी मैं फतेहाबाद में आने पर स्वागत करती हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सम्मानित मंच कहूंगी, क्योंकि जितने सब यहाँ पे बैठे हैं आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं। बस इतना कहूंगी कि आज बहुत खुशी हुई कि आप सबने मेरा मान रखा। एक एक जिस भी मेरे भाई को कहा, सबने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे। तो आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वहीं हमारी पार्टी के हल्का के प्रधान और हल्का के संयोजक अंगद ढिंगसेरा सतपाल और पूरी टीम, जिसमें मैं किस किस का नाम गिनाऊं, हर एक ने, सभी नाम तो अभय सिंह जी खुद अपनी जुबान से लेंगे, सभी ने जो मिलकर पूरी टीम ने जो साथ दिया, आज उसका दृश्य मैं सामने देख रही हूँ। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबने वो काम किया। मुझे कईयों ने ये भी कहा कि जी हो जाएगी मीटिंग तो 100-200 आदमी चाहिए होते हैं। मैंने कहा भाई देखो, अभय सिंह जी चौटाला आ रहे हैं, उनके नाम से ही आ जाते हैं हजारों लोग। तो आज आपने वही काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं यहाँ से चुनाव मैंने लड़ा, इसलिए मैं इस बात की भी जिम्मेवारी लेती हूँ, जो हमारे सुप्रीमो जितना आदेश देंगे उतनी महिला शक्ति और उससे कई गुना ज्यादा हम सारे हल्का फतेहाबाद के लोग रैली में पहुंच के एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष विक्टर सिंह जी को भी बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि वो भी गांव-गांव गए थे, सबको निमंत्रण दे के आए थे। मेरी बात को आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरा मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। उससे पहले फतेहाबाद में पहुंचने पर चौधरी रामपाल माजरा जी का हमारे यहाँ पार्टी की तरफ से कृष्ण मांझू जी, सतपाल जी, राजू चाहर जी, विनोद गोदारा जी, राजेश एडवोकेट जी, अमन शर्मा और भी जो साथी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल है, सभी को, सभी युवा हल्का प्रधानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा चौधरी अभय सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे हल्का प्रधान अंगद ढिंगसेरा जी से, हल्का संयोजक सतपाल सिद्धू जी से, अमित सरोहा से, ईश्वर धांगड़ जी से, पीताम्बर सिंगला जी से, राजवीर बेनीवाल जी से, कृष्ण मांझू जी से, देवीलाल जाखड़ जी से, अजय रौड़ जी से और अजय मांझू जी से कि वो आए और चौथ साहब का पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा इनेलो के प्रदेश सचिव व अमन शर्मा व हमारे आईएसओ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित ताखर जी से कि वो चौथ साहब का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। उससे पहले मैं आप सभी से विनोद गोदारा जी जो हमारे युवा के हल्का प्रधान है, उससे पहले मैं 4 नारे लगाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि गुंजायमान आवाज के अंदर आप नारों का जवाब दें। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की बुलंद आवाज, किसान कबेरे वर्ग के नेता, 36 बिरादरी के नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें और आने वाले जो सम्मान दिवस समारोह है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और अजय मांझू जी जो चौधरी भजनलाल जी के बहुत बड़े समर्थक आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है अजय मांझू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज गांव काजलेड़ी से बाबूराम जी, पवन जी, संजय जी, डॉक्टर जी, शीशन जी, धर्मपाल जी, रतन सिंह जी, सुनील जी, देवीलाल, अरविंद जी और ओम प्रकाश जैन जी आज उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा चौथ साहब से।
कैफ आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, महिला की प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, प्रदेश की महिला की अध्यक्ष जिला के अध्यक्ष सरदार विकर सिंह अडोली जी, प्रदेश के सचिव सरदार बलविंदर सिंह कैरो जी, पूर्व में रहे चेयरमैन श्री राम भगत माजरा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई अंगद जी ढिंगसरा, हल्का के प्रभारी सतपाल सिंह जी, जिला के प्रेस प्रवक्ता मंच का संचालन कर रहे विकास मेहता जी, जाट सभा के प्रधान जगदीश झाझड़ा जी, जिला के युवा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी, महिला की हल्का की अध्यक्ष सुशीला पिलानिया जी, महिला की प्रदेश महासचिव सुमलता शिवाज जी, आनंद ताखर जी, विनोद गोदारा जी, ईश्वर सिंह धांगड़ जी, अमित कुमार जी और अमन शर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जताई है। उन्होंने रोजगार की नीतियों पे भरोसा किया है, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। साथियों, हमने तो कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और मुझे ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है। मैंने इस जाट भवन के हॉल में अनेकों दफा मीटिंग करी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और जिले की बैठक में भी कहीं ना कहीं हाल में कोई ना कोई जगह जरूर बन जाती थी। लेकिन आज मैं हमारे नए संगठन के साथियों को इस बात की बधाई देता हूं कि इन्होंने हर गांव के अंदर जिस तरह से संगठन को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह से आप सबको आमंत्रित करके आज की इस सभा में बुलाने का काम किया। इसके लिए मैं उस सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख को चौधरी साहब के जन्म दिवस के ऊपर आप अपने साथ सैकड़ों की संख्या में और गांव के लोगों को लेकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां श्रद्धा सुमन के साथ साथ देश और प्रदेश को एक नया संदेश दोगे कि हरियाणा प्रदेश के अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला ले लिया कि आने वाले समय में हम कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करेंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे से पहले
रामपाल माजरा जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी। एक एक बात आज हरियाणा प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, ये नई सरकार बनने के बाद हमें किस किस कठिनाई से गुजरना पड़ा, आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, इन सब बातों का बड़े विस्तार से उन्होंने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं की बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आपको भी गांव में जाना है, हर गांव में जाकर के 25 तारीख के लिए अभी से एक एक साथी को जाकर के निमंत्रण और न्योता देना है, ताकि 25 की रैली आपकी ऐतिहासिक रैली हो, सम्मानित हो, ऐतिहासिक सम्मानित उसमें। साथियों, मुझे पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर नए सिरे से संगठन बनाने के लिए अलग अलग गांवों में, शहर में और कस्बों में जाने का मौका मिला है। मैं और माजरा साहब दोनों में पुराने साथियों को संगठन के साथ फिर से जोड़ा जाए, इसके लिए हम लगातार प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे। जब प्रदेश में गए तो वहां पे आम लोगों में एक चर्चा थी। आम आदमी ये कहता था कि हमने जो है इस भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता से पार कर दिया, लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि हमने कुछ ऐसे लोगों पे विश्वास और भरोसा कर लिया जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करें, जो ये भी कहते थे कि हम 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमुना पार कराने का काम करें। अनेक और वायदे आपके साथ करते थे और उसके साथ साथ ये भी कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे से सब कुछ ले लिया, और कहीं ना कहीं आपके बीच में बेचारे बन गए और आपसे सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं। आपने विश्वास किया, भरोसा जताया और उनको 10 MLA जिता करके दे दिए। अब लोग कहते हैं कि हमारे से बड़ी गलती हुई थी, भूल हुई थी। हमने 10 जिताए तो इसलिए थे कि वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाई, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी की गिरवी रखने का काम किया। साथियों, जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि हमने उनका तो इलाज कर दिया जिनके 10 जिता करके भेजे थे, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लूट मचाई थी। MLA बनने के बाद जहां बीजेपी को सत्ता से पार रखना चाहिए था, वही उन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। 19 से ज्यादा घोटाले इस सरकार में जो बीजेपी जेजेपी की थी उसमें हुए थे। अगर एक एक का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सबसे पहले धान का घोटाला हुआ था। हजारों करोड़ रुपए नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब से निकाल लिए थे, खा लिए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, कोरोना काल आ गया था। उस कोरोना काल के अंदर जहां सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती थी लोगों में विश्वास पैदा करने की, उन्होंने विश्वास पैदा करने की बजाय शराब घोटाला करने का काम किया। वो भी हजारों करोड़ का घोटाला था। उसके बाद फिर एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाले के बाद फिर साथियों इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान की जेब से पैसे कैसे निकाला जाए, उसके लिए पेपर घोटाला भी किया गया। और फिर उसके बाद एक और घोटाला हुआ, जो सरकारी दवाइयां की खरीद हुई थी, 450 करोड़ रुपए की सरकारी जो दवाइयां थी, जो केवल कागजों में दिखाई गई थी, अपनी जेबों में डालने का काम किया। इस तरह के 19 से ज्यादा घोटाले थे। लोगों ने एक फैसला कर लिया था, मन बना लिया था कि अब इनको सत्ता से पार करेंगे। जहां बीजेपी को सत्ता से पार करने की बात चल रही है, वहीं उसके साथ साथ ये भी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। कांग्रेस की बात लोग करते थे कि कांग्रेस का राज बनेगा। बहुत से लोग होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल करके
कांग्रेस को 37 अंक ले जिता करके। कांग्रेस का तो राज बनाना चाहते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से षड्यंत्र कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने के बजाय भाजपा का राज फिर से बढ़े। इसके लिए फिर एक नया षड्यंत्र रचा गया। जब चुनाव हुआ विधानसभा का, हम जब लोगों के बीच में जाते थे, हम जब लोगों को ये बात समझाते थे और कहते थे कि कांग्रेस के लोग जो है भाजपा के साथ मिले हुए हैं। मैं जब हुड्डा के बारे में खुल करके कहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अनेक दफा ऐसे मौके आए थे जब इसने भाजपा की मदद करने का काम किया। अब की बार फिर ये कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा और भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाने का काम करेगा। आप सचेत रहो, इससे दूरी बढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मेरी बात पे विश्वास करने की बजाय कहीं ना कहीं हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना वोट डालने का काम किया। लोग हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे और हुड्डा जो है कांग्रेस को हराने को लगा हुआ था कि कांग्रेस सत्ता में कैसे न आए, कैसे बीजेपी की फिर से सरकार बने। जहां साथियों इस चुनाव के अंदर आप लोगों ने जेजेपी का तो सफाया कर दिया, जो कहते थे 17% वोट है, 10 MLA जीत करके आए, अगली बारी 45 जिताएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, उनको तो हाशिए पे ले दिया, तो माइनस में आकर के खड़े हो गए। जेजेपी का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। हर फतेहबाद में है कि कोई नाम लेना रहेगा। 2-4 को तो मैं जानता हूँ, 2-4 तो अभी फिर है, 2-4 का भी इलाज करो। उनको भी तुम जब तुम्हारे से मिले तो उनको कहो कि अपने पाप धो लो, चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे हरी झंडी बांध के चलो ताकि तुम्हारे पाप धो जाए। हाँ साथियों, इसका तो मामला साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भाजपा की मदद करी इसके बारे में बताया नहीं है आपको। अब आम चर्चा क्या है लोगों के बीच में, क्या कहते हैं तीसरी सरकार किसने बनाई है, किसका नाम लेते हैं, किसके बारे में कहते हैं सरकार बाप बेटा ने बना दी। अब इन दोनों बाप बेटों का नाम लेते हैं कि इनने बना दी, और इन दोनों ने 2 साल तक लगातार एक ही प्रचार किया। ये कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो वोट काटू पार्टी है। ये कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है, असलियत का पता लग गया कि नहीं लग गया अभी तक? ये पता तुम्हें नहीं, जो रोहतक वाले कहते थे हुड्डा ने बनावांगे जावांगे, उनको भी लग गया। वो भी खुल के कहते हैं अब की बार इसकी धान हम रोहतक में काटेंगे। आप रोहतक में जहां साथियों इसने षड्यंत्र किया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि षड्यंत्र कैसे रखा गया, कैसे बीजेपी की सरकार तीसरी बार बढ़ी। आपका गांव के अंदर जब पंचायत का चुनाव आता है तो गांव का सरपंच और पंच जब चुनते हैं ये उम्मीद लगा करके चुनते हैं कि अच्छा काम करेंगे। अगर वो अच्छा काम ना करे तो फिर अगली बार उस सरपंच को जो है दोबारा अपनी जुड़ने का काम करते, उसकी जगह नया बना देते। बनाते हो नहीं बनाते हो? इसी तरीके से एमएलए का चुनाव है। अगर एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम ना करवा सके, लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो फिर लोग अंदर ही अंदर फैसला कर लेते हैं अगली बार इसको नहीं बनाएंगे, कोई नया चुनेंगे। ऐसे बनाते हो नहीं बनाते हो? दूर जाने की जरूरत नहीं, फतेहबाद में ही ले लो, तुमने कितने ही अलग अलग एमएलए बनाई कि नहीं बनाई? अलग अलग, हर बार बदल बदल के बना करके देखिए। तो साथियों जब चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले सर्वे कराया गया। सर्वे सारी पार्टियां कराती है, सर्वे हमने भी कराया था, सर्वे कांग्रेस वालों ने कराया था, सर्वे जो है बीजेपी वालों ने भी कराया। उस सर्वे की रिपोर्ट में एक बात बड़ी खुल करके सामने आई। उसमें कांग्रेस की जो 30 एमएलए सिटिंग थे उनके बारे में लिख करके आया था सर्वे की रिपोर्ट पे कि अगर इन 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दी तो इनमें से 16 ऐसे हैं जिनको लोग चुनाव में हरा देंगे, जिनको वोट नहीं देंगे। 16 को हराने की जब बात बीजेपी वालों को पता लगी तो बीजेपी वालों ने उसी दिन फैसला कर लिया कि
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देना चाहिए। अगर इसको झटका देंगे तो ये फिर सीधा होकर के तुम्हारे पास आ जाएगा। झटका देने के लिए ईडी वालों की जिम्मेवारी लगा दी कि अलग अलग हरियाणा प्रदेश में जितने बड़े बिल्डर हैं उनके घरों पे छापे मारो और छापे मार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज करो। ईडी वालों ने छापे मारे और छापे मारे जब ये कह के पर्चा दर्ज किया कि हुड्डा ने अपनी सरकार में रहते हुए इनको गलत तरीके से लाइसेंस देने का काम किया है, मुकदमा दर्ज हो गया। आपको पता है ना मुकदमा दर्ज हो गया था हुड्डा में। मुकदमा दर्ज होने के बाद हुड्डा को अरेस्ट नहीं किया, पकड़ा नहीं, बल्कि उसको कहा कि जाके भाजपा के नेताओं से संपर्क कर ले, कहीं तेरी जान बच जाएगी। हुड्डा ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके जाके कहने लगा, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा वालों ने कहा कि तू 30 के 30 सीटिंग जो है इनको टिकट दिलवा दे। इनको अगर टिकट दिलवा देगा तो हम तेरे को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे नहीं। और नहीं दिलवा पाया तो चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करेंगे। हुड्डा इस बात से डर गया और सीधा राहुल गांधी के पास गया। राहुल गांधी से जाके कहने लगा कि अगर सीटिंग 30 के 30 को टिकट नहीं दी तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे, अलग अलग पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, लोगों में गलत मैसेज चला जाएगा। अब हमारी सरकार बन रही है, फिर सरकार बनने में कोई अड़चन और दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पे भरोसा किया और 30 के 30 को टिकट दे दिया। बीजेपी वालों ने उसी दिन कह दिया था कि हमारी सरकार बन गई। केवल वो 30 को टिकट नहीं दिलवाई, फिर 9 और ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिनके खिलाफ हुड्डा ने अपने ही समर्थकों को बागी बना करके चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। एक उदाहरण बताता हूं आपको। ऐसे 9 नाम है जिनमें से एक को सारे जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह का छोरा चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? और वीरेंद्र सिंह का लड़का जब चुनाव लड़ रहा था तो उसके खिलाफ हुड्डा ने 3 लोगों को खड़ा किया। एक वीरेंद्र घोगड़ीपुर का था, एक संडील का था और एक उचाने का काड़ा चेयरमैन था। इन तीनों को खड़ा कर दिया और उनको ये कह करके खड़ा किया कि तुम चुनाव लड़ो, जितने वोट आएंगे आ जाएंगे, तुम चुनाव हार भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कल को ये विजेंद्र जो है मेरे लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसकी रान काटो। उसकी रान नहीं काट रहा था, कांग्रेस की रान काट रहा था, कहीं बीजेपी की मदद कर रहा था। वो तीनों खड़े हो गए और वो 60,000 वोट ले गए। विजेंद्र सिंह हार गया, वीरेंद्र सिंह का लड़का हारा था कि नहीं हारा? ऐसे 9 कैंडिडेट हराए, 16 टिकट दे करके हराए, 9 को इस तरह से हराए। टोटल 25 उम्मीदवार हरा करके भारतीय जनता पार्टी को ये फिर से सत्ता में लिया है। आज इसीलिए पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इन बाप बेटों ने दोनों ने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। नाश कर दिया कि नहीं कर दिया? हमारे लिए ये कहते थे ये वोट काटू है, ये बीजेपी की बी टीम है। अब पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है। हम वोट काटू नहीं है, हम तो रांद काटने वाले हैं। अगर हम वोट काटने वाले होते तो फिर इस देश से कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं होती। इस हरियाणा प्रदेश से भजनलाल का राज कभी नहीं जाता है। इस हरियाणा प्रदेश से बंसीलाल की सरकार कभी खत्म नहीं होती। हमने तो वोट काट करके इनकी रान काटने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता इतना मुस्तैदी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ता रहा है कि उन्होंने एक बार नहीं 4 बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम किया। आपने 1970 में बाहर किया। आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से, कार्यकर्ताओं के हौसले और संघर्ष की वजह से हमने 87 में फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया था। उसके बाद तीसरी बार जब 99 में बंसीलाल की, कांग्रेस की और बीजेपी की मिलकर के सरकार बनी, हमने उस सरकार को भी धूल चटाने का काम किया। उसके बाद 2000 के जब चुनाव हुए, उन चुनाव में फिर कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया था। फिर सरकार आप अपनी बना के आए थे। अब फिर हालात उस किस्म के हो गए, बीच में हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं मायूस हो रहा था, कहीं कार्यकर्ता फट गए थे। लेकिन अब पिछले 1 साल से हालात बदल चुके हैं। अब हरियाणा प्रदेश में
जो कोई हमारा साथी गलती से किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर के खड़ा हो गया था, अब वो फिर घर वापसी कर रहा है। आज उसी का नतीजा है कि जहां हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, आज वो सभा में तब्दील होगी। आज घर वापसी कर रहा है। और 25 तारीख को आप देखना चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर लाखों की भीड़ आएगी, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी और पूरे देश और प्रदेश में एक मैसेज दे देगी कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। साथियों, हमने पिछली 24 तारीख को कार्यकर्ताओं की बैठक कैंसिल में बुलाई, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया और उसके अंदर ये फैसला लेना था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन कहाँ मनाया जाए। रोहतक के लोग मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। पूरी की पूरी रोहतक की प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी ने आकर के कहा कि हम रोहतक में मनाना चाहेंगे। मैंने उनसे कहा कि रोहतक में ऐसी क्या खास बात है, रोहतक में मना करके क्या करोगे? कहने लगे, हुड्डा ने सबसे पहले चौधरी का नारा देख करके कहीं रोहतक के लोगों का बेवकूफ बनाने का काम किया था। आज फिर इसने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बना करके हमारे साथ धोखा करने का काम किया। हम इसकी राह रोहतक में ही काटना चाहते हैं, इसलिए आप रोहतक के अंदर रखो। हमने उनको कहा कि ठीक हम रोहतक में बनाएंगे, लेकिन रोहतक में सही मायने में राम रोहतक के लोग नहीं, आप लोग जाकर के काट करके आओगे। काटोगे कि नहीं काटोगे? आओगे सारे वहां पे? तो यही बात कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।